नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का बिगुल बज चुका है। पहले चरण की 6 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने पैर जमा लिए हैं। पहले चरण में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगभग सभी जगह मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट के नामांकन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कमलनाथ ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। सीएम ने कांग्रेस को 9-2-11 करने का संकल्प दिया तो कांग्रेस ने भी सक्रिय उम्मीदवारों को चुनने का आह्वान किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है छिंदवाड़ा सहित पूरे शहडोल और ये पूरे बेल्ट का, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। कमलनाथ जी के दरवाजे पे वो भी गए होंगे, कुछ कभी खाली हाथ नहीं लौटे होंगे। मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों पर नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के स्टार प्रचारकों में सबसे पहले नंबर पर हैं। विष्णुदत्त शर्मा के साथ कांग्रेस से आए सुरेश पचौरी भी बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में चुनावी माहौल तैयार करेंगे। बीजेपी मानकर चल रही है कि चुनाव में कांग्रेस 9-2-11 हो जाएगी। और उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है छिंदवाड़ा सहित पूरे शहडोल और ये पूरे बेल्ट का, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। मेरी अपनी ओर से सभी कार्यकर्ता जो दिल जान से लगे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो माहौल बना है, वास्तव में भूतो न भविष्यति। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ लगातार प्रवास करते हुए, और ये तो मान के चलो कि छिंदवाड़ा तो मोदीमय हो गया है। इधर छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के साथ पिता कमलनाथ बेटे को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। दल बदल के बीच चुनावी माहौल काफी दिलचस्प हो चला है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मैदान में उम्मीदवारों में जोश भरने में लगे हैं। छिंदवाड़ा के विकास के लिए, इसके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक परिवार ऐसा, एक परिवार, मैं सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के परिवारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के परिवारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार के नेताओं के परिवार के बेटों और बेटियों की बात कर रहा हूं। कमलनाथ जी के दरवाजे पे वो भी गए होंगे, कुछ कभी खाली हाथ नहीं लौटे होंगे। हमेशा छिंदवाड़ा को लेकर उनकी जीविका, उनका समर्पण, उनका अपनात्व। हमारी 15 महीने की सरकार थी, हर महीने कैबिनेट होती थी, पर हर कैबिनेट में छिंदवाड़ा के लिए कुछ न कुछ होता था। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार सोच समझकर चुने गए हैं। बीजेपी को अपने कैंडिडेट चुनने में मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लेकिन कांग्रेस ने काफी कोशिशों के बाद आखिरकार अपने उम्मीदवार तय कर दिए। चुनाव में बीजेपी को कड़ा मुकाबला देने के लिए पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया गया है। अब देखना होगा कि इस बार जनता किसकी नैया पार लगाती है और किसे 9-2-11 करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो पहले चरण के योद्धा, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से अजय यादव जी मौजूद हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी इस चर्चा का हिस्सा है। नीलाभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, पहले चरण की सीटों को लेकर कितनी आश्वस्त बीजेपी है और इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक माहौल है जी, प्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के मिशन 400 पार के लिए जाने वाली है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में माहौल है वो किसी से छुपा नहीं है। जहां कांग्रेस पार्टी में ऐसा हताशा का माहौल है कि उम्मीदवार ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं और अभी तक भी 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से जनता के बीच में काम कर रही है, लगातार अभियान चल रहे हैं, चाहे दीवार लेखन हो, चाहे जनता के सुझाव हो, चाहे प्रत्येक बूथ पे बड़े नेताओं का प्रवास हो, यहाँ तक कि उम्मीदवार चयन भी बहुत पहले भाजपा का कर दिया गया। और अब जिस तरह का राजनीतिक माहौल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मोदी जी की गारंटी, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सर्वस्पर्शी है। प्रत्येक नेता और प्रत्येक पदाधिकारी जनता तक मोदी जी की गारंटी लेके जा रहा है और मोदी जी की गारंटी प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं छूती है। देश में 80 करोड़ लोगों को राशन का लाभ मिला, तो मोदी जी की योजना से 4 करोड़ से ज्यादा आवास बने,
तो मोदी जी की वजह से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनी, तो मोदी जी के कार्यकाल में। और मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है जी। वो डबल इंजन की तरह काम कर रही है। इसलिए हम पूरी तरह निश्चिंत है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है नीलाभ जी, बीजेपी तो न सिर्फ पहले चरण की 6 सीटें बल्कि पूरी 29 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब पहुंचे थे प्रचार के लिए तब उन्होंने ये भी कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम यहां कांग्रेस को 9-2-11 करने आए हैं। और अब देखिए अजय जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में हताशा का माहौल है। क्या वजह आप मानते हैं? मुंगेरी लाल जी को सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। अभी ये बड़े जोर जोर से झंडा उठा के घूम रहे मोदी जी की गारंटी। अभी एक विडंबना है देश की। अभी एक आपने सर्वे पढ़ा होगा, 40% संपत्ति देश के 1% अमीरों के पास। मतलब हिंदुस्तान 2 भागों में बांट दिया मोदी सरकार ने जी। अमीरों का हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान। अमीरों के हिंदुस्तान में वो लोग हैं जो बैंकों का करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर बैठे होंगे, उनका कर्ज माफ हो रहा है। अमीरों का हिंदुस्तान में वो लोग हैं जो देश की स्वायत्त संस्था कोड़ियों के दाम खरीद रहे हैं, ये वो लोग हैं। अमीरों का हिंदुस्तान में वो लोग हैं जो अयोग्य होते हुए भी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए नेता पुत्र। अब अमीर हिंदुस्तान में वो लोग हैं जो देश की संपत्ति का दोहन कर रहे हैं। अमीर हिंदुस्तान में वो लोग हैं जो बैंक का पैसा डकार रहे हैं। साथ ही साथ आज आप ये देखिए स्थिति कैसी है, जो प्री वेडिंग में अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, ये अमीर हिंदुस्तान है। 2 हिंदुस्तान बटा हुआ है। गरीब हिंदुस्तान में कौन लोग हैं जो 5 किलो राशन की लाइन में लगा है, जो नौकरियों के लिए दर दर भटक रहा, लाठियां खा रहा, वो किसान जो बेचारा अपने कर्ज में आत्महत्या कर रहा है, वो महिला जो बेचारी असुरक्षित महसूस करती है। देखिए 13 लाख महिलाएं देश से लापता। एनसीआर की रिपोर्ट है। मैं तथ्यात्मक बातें करता हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता तो नहीं, पर्चा लेके आगे पढ़ जाता हूं। 13 लाख महिलाएं लापता है देश, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। कारगिल में जिन सैनिकों ने युद्ध लड़ा, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार की घटना हुई, उस बारे में चर्चा नहीं करते। और ये इस तरह के देश को 2 भागों में बांटा। मोदी जी की गारंटी, मुझे बताएं गारंटी उसकी मानी जाती है जिसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हो। मुझे बताएं अजय भाई, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का क्या हुआ? 1 के बदले 10 सर लाने का क्या हुआ? हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में घुमाने का क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने का क्या हुआ? जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। ऐसे भाषण अब सुनने में नहीं आते। रुपया 84 रुपए से डॉलर 84 रुपए हो चुका, अब ये भाषण भी नहीं देते। ठीक है, लेकिन पहले चरण की सीटों को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? मेरे पास आप गारंटी का झंडा उठा के घूमते हैं, ये बड़ा मुझे हंसी आती है। अरे गारंटी उसकी मानी जाती है, इसकी पुरानी गारंटियां पूर्ण हो। अब भ्रम में डाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को, तो झूठ बोल के वोट कमाना चाहते। देखिए कार्ड की आंडी हर बार नहीं चढ़ेगी, जनता समझ चुकी है। साम दाम दंड भेद करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, मशीनों का खुलकर दुरुपयोग करके आप चुनाव जीत गए, लेकिन मुद्दे उससे गौड़ नहीं हो जाते। जनता मुद्दे को समझती है। आप न तो रोजगार की बात करते, न महिला सुरक्षा की बात करते, न किसानों की बात करते, अब मंदिर के पीछे छुप जाते हैं। उमेश जी मैं आपका रुख कर लेता हूं। उमेश जी अब कांग्रेस लगा, अजय जी मैं आऊंगा, इनके बाद आप ही का रुख करूंगा। उमेश जी अब कांग्रेस अब भी लगातार मोदी की गारंटी को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन आज जब पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं तो कितनी तैयारी आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों की देखते हैं, और उसके बाद किस तरह की सियासत अब आगे देखने को मिलेगी? कितनी तीव्रता से हम कह सकते हैं दोनों पार्टियां आगे बढ़ सकती हैं? अब देखिए दोनों ही लगता है कि तैयारी की अगर जी इस बार कोशिश यही है। पहले आया अगर आप तो उमेश जी माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। उमेश जी एक बार फिर से हम आपको पैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय जी कई आरोप फिर से कांग्रेस ने लगाए हैं, बहुत सारे आरोप जो कांग्रेस पार्टी पहले भी लगाती रही कि सिर्फ आप गारंटी की बात करते हैं, लेकिन पहले जो गारंटियां दी गई थी उसका क्या हुआ? महिला सुरक्षा पर, रोजगार पर मध्य प्रदेश की जनता से कब बात होगी? अजय जी देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा अनर्गल बातचीत करती है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, देश में जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आई हुई महीने में, उसके पहले जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा महिला अत्याचार कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में हुए। और जिस तरह से आपकी सोशल मीडिया की राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत के लिए जिस तरह का ट्वीट करती है,
वो किसी से छुपा नहीं है। इससे कांग्रेस पार्टी का एक दोहरा चरित्र है। आप आज उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं तो मुद्दों की बात करेंगे, जब मुद्दों की बात करेंगे तब आप दूसरी बात करेंगे। आप रोजगार की बात करते हैं। देश में मैं सरकारी आंकड़ा देता हूँ, 2014 के पहले ईपीएफ में केवल 10,000 रजिस्ट्रेशन होते थे, आज 10 करोड़ रजिस्ट्रेशन होते थे। आज 30 करोड़ कर्मचारी ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड हैं, जो कहीं ना कहीं सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तभी तो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है। तो कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपका एक परिवार बेरोजगार हो गया है और कांग्रेस पार्टी उसी परिवार के रोजगार की तलाश में घूम रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी बात करती है। आपको देश की जनता की रोजगार से लेना देना नहीं है। आप जब देश में बात करते हैं तो आप अपनी सरकारों का उदाहरण क्यों नहीं देते हैं कि आपकी सरकारों ने कितने रोजगार दिए। अब जब आप रोजगार की बात करते हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की सरकार में दिग्विजय सिंह ने बिजली, सड़क, पानी जैसी बेसिक व्यवस्थाएं तक नहीं दे पाई थी कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद ऐसी बात करना। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार विकास के रास्ते पे देश को और मध्य प्रदेश को ले जा रही है, मध्य प्रदेश में सड़कों का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा है, क्या वो किसी से छुपा है? इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में मेट्रो और लगातार बढ़ती हुई उपलब्धियां और देश में जिस तरह से तरक्की हुई है, क्या 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बनाया, ये तथ्य दुनिया ने नहीं देखा है। पूरी दुनिया में भारत का जो मान बढ़ा है, क्या वो आपने नहीं देखा है? ये केवल झूठ कब तक फैलाएंगे। और जब आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर सकते हैं तो झूठ बोलना तो आपके चरित्र का हिस्सा है और आपसे इसी चरित्र की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। ठीक है, जवाब दीजिए नीलाभ जी। केवल झूठ का सहारा ले रही है कांग्रेस, जनता को बरगला रही है। जी देखिए, झूठ की इनका एक ताजा उदाहरण देता। देखिए, मैं कोई कांग्रेस, अजय भाई, मैं कोई कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं दे रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा अखबार है, उसका सर्वे रिपोर्ट है कि 370 योजना है मध्य प्रदेश में बंद होने की कगार में, क्योंकि आर्थिक तंगी से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार। प्रति व्यक्ति 50,000 का कर्ज है, जिसमें युवाओं से जुड़ी योजना है, टंटिया मामा का मंदिर जिसके नाम से अपने आदिवासी को भ्रमित करके वोट कमा लेते हैं, किसानों से जुड़ी योजना है, कई योजना बंद होने की बात। तो देखिए, झूठ कौन परोसता है? आपने विधानसभा चुनाव के लिए बातें कही थी, अब बताएं, आप बताएं कब देंगे? तो झूठ और भ्रम फैला के वोट कमाना, 950 वचन देखी आपने झूठ जुमले को आपने गारंटी का नाम दे दिया, उस जुमले को आपने गारंटी का नाम दे दिया। अरे 2014 में जो वादे आपने किए पूर्ण करने नहीं, उसको मुझे जवाब चाहिए। किसानों की आय दुगनी करने की आपने ही बात की थी, आप किसानों पर लाठीचार्ज करवा रहे, गोलियां चलवा रहे, अश्रु गैस चलवा रहे जी। आपने महिला सुरक्षा की तो आप लोगों ने ही बात की थी, आज मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही है। अरे आपके सांसद खुद खिलाड़ी अजय जी जवाब दीजिए, काफी गंभीर आरोप है जी। अजय जी बात रखिए, फिर उमेश जी का रुख करेंगे। अजय जी देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि आपने झूठ नहीं बोलते, केवल झूठे तथ्य रखते हैं। मैं आपसे स्पष्ट तौर पे पूछता हूँ, क्या देश में 4 करोड़ गरीबों को जो आवास मिले वो जनता को सुविधा नहीं मिली? क्या देश में 50 करोड़ जनधन खाते खुले? क्या देश में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल खड़ा हुआ, ये आपको दिखाई नहीं देता? देश में लाखों स्टार्टअप चालू हुए जिनमें रोजगार मिल रहे हैं। आज मैंने आपको दावा किया कि 30 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ रजिस्टर्ड कर्मचारी हैं जिनको वेतन भी मिल रहा है और ईपीएफ भी कट रहा है। तो ये आपको दिखाई नहीं देता, ये तो साल के 2 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप जब भाजपा से सवाल पूछते हैं, जनता को हम जवाब देंगे। मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप अपना हिसाब कब देंगे 50 सालों का? 50 सालों का हिसाब कब देंगे? अनाज की लाइट लगा हुआ है, अपने बेटों, इनके युवक लाठियां खा रहे हैं, जो आपसे नौकरी मांगने जाते हैं, वो किसान आत्महत्या करते हैं, जो अपना कर्ज माफ करने की बातें करते हैं। आप कर्ज माफ करते हैं उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, किसानों का कर्ज माफ करते हैं। सीधी बात है, आप कोई गारंटी नहीं है। आप ठीक है, चलिए वरिष्ठ पत्रकार उमेश जी का रुख कर लेते हैं। उमेश जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट? 80 करोड़ गरीबों को राशन, 5वीं अर्थव्यवस्था जी। उमेश जी, उमेश जी, आरोप प्रत्यारोप तो इतर है, लेकिन इस बार किसकी तैयारी तगड़ी आपको दिखती है और क्या लगता है इस बार पहले चरण की जो 6 सीटें होंगी उनमें फिलहाल यदि हम देखें तो कौन सी पार्टी ज्यादा मेहनत करती दिख रही है आपको?
देखिए, मैं एक बात पहले अपनी रखना चाह रहा हूँ, 2 मिनट, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। अगर हम कुछ पुराने रिकॉर्ड पे जाते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हम खरगोन को छोड़ दें, खरगोन में दरअसल 2007 में उपचुनाव हुए थे और उसके बाद 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अरुण यादव, वो जीत गए थे। लेकिन इसके अलावा आप बात करिए टीकमगढ़ की, आप बात करिए धार की और आप बात करिए दमोह की, इन सीटों पर कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है, अपने प्रत्याशी बदल रही है। पिछले 5 चुनावों में लगातार प्रत्याशी बदले गए, उसके बाद भी इनमें इस कांग्रेस की टीम को जीत नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि इस बार जो तैयारी है कांग्रेस की वो बदली बदली सी नजर आती है, क्योंकि इस बार नेता भी युवा हैं और उम्मीदवार भी युवा हैं, क्योंकि जीतू पटवारी जो है वो अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब हालांकि एक सीट का समीकरण आप समझने की कोशिश अगर करें तो मुझे लगता है कांग्रेस की रणनीति को समझने में आसानी होगी कि राजगढ़ की सीट पर दिग्विजय सिंह को उतारा गया है। अब दिग्विजय सिंह को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि साहब बड़े वयोवृद्ध नेता हैं, उनको कांग्रेस मजबूरी में उतार रही है, तो इनके पास नेता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति ये है कि जो रुख है वो अपने पक्ष में किया जाए, तो कांग्रेस की तैयारी तो मुझे इस लिहाज से दिखती है। लेकिन अगर बीजेपी की बात कीजिए तो बीजेपी यहाँ पर मुझे कहीं कॉन्फिडेंस में दिख रही है और कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में भी दिख रही है। तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर आज मुझे लगता है कि कांग्रेस की बजाय बीजेपी को जरूरत है काम करने की। कुछ एक सीटें ऐसी हैं, हर जगह मोदी के नाम पर वोट मिल जाए ये जरूरी नहीं है। स्थानीय प्रत्याशी भी कई सारी जगह महत्व रखते हैं। बस में आदिवासी सीटों पर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे इस बार माहौल रहा विधानसभा चुनावों में कि बीजेपी को इस बात पर मंथन करना पड़ा कि क्या वाकई आदिवासी सीटों पर उसकी पकड़ मजबूत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों की टीमें जो है मजबूत है, तैयारी अच्छी है, लेकिन फिर भी अपने स्तर पर कॉन्फिडेंस बना के रखना और ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाना, ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अजय जी जवाब दें, क्या ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति है हर जगह? क्या सिर्फ पीएम का चेहरा ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रत्याशी पीछे हो रहे हैं? देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सदैव काम करने वाला संगठन है। जब से मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार जनता के बीच में काम कर रहा है और प्रत्येक 5-6 दिन में एक नया कार्यक्रम ऐसा जो जनता के बीच में पहुंचने का होता है, चाहे वो दीवार लेखन का कार्यक्रम हो, चाहे मोदी जी के गारंटी रथ हो, चाहे बड़े नेताओं का प्रत्येक मतदान केंद्रों पर प्रवास हो, चाहे पन्ना प्रमुखों की मीटिंग हो, चाहे पन्ना प्रमुखों के माध्यम से प्रत्येक मतदाता से सुझाव लेना हो। ये तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियां और जनता के आशीर्वाद दोनों के प्रति निश्चिंत है। जनता का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है और हमारे कार्यकर्ता लगातार काम भी कर रहे हैं। और उम्मीदवार चयन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लीड बनाई है, कांग्रेस पार्टी तो प्रचार भी नहीं कर पाएगी इस चुनाव में। और आज जिस तरह से कांग्रेस में टूट हुई है, चलिए जवाब ले लेते हैं। नीलाभ जी जवाब दें, क्या प्रत्याशी कांग्रेस को नहीं मिल पाए, जैसे कि लगातार कहा जा रहा है? बीजेपी के भी यही आरोप है कि कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ऐसे में क्या तैयारियों में पीछे रह गई है पार्टी? में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह हमारे टिकट डिक्लेयर हुए, इनके खेमे बौखलाहट अलग स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भ्रम है। अरे आप विषयों पर बात कब करेंगे? आप विषयों पर बात ही नहीं करते। आपके चुनावी मुद्दे क्या है मुझे ये बता दें। आपको किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? मंदिर के पीछे कब तक चिपके खड़े रहोगे? विषयों पर तो बात करो। युवा रोजगार की बात करता है, उस पर तो बात करो। किसानों पर तो बात करो, महिला सुरक्षा पर तो बात करो, मंदिर पर तो बात करो। लेकिन भगवान लेकिन भगवान राम भी हमारे लिए विषय है। आपके लिए मुद्दा हो सकते हैं, आप भगवान राम का विरोध करते हो। भगवान राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जनता कहती है भगवान राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। इसलिए आपके लिए मुद्दा होगा, लेकिन आपको के उम्मीदवारी चयन नहीं हो पा रही है और कांग्रेस के मुगालते साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश जो चुनाव से पहले हार मान के बैठ गई है और आपके नेता उम्मीदवार हताश हो गए, ये आपको मानना पड़ेगा। आपकी पार्टी में दिखाई दे जो बौखलाहट दिखाई दे रही मुझे आपके नेताओं के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही हमारे टिकट वितरण के बाद में। चलिए आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। उमेश जी, इस बार लगातार जो विधानसभा में कांग्रेस मुद्दे उठा रही थी वही लोकसभा चुनाव में भी उठा रही है। हालांकि कहना यही होता है कि राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के चुनाव के अलग होते हैं, लेकिन इस बार बतौर पत्रकार आपका विश्लेषण क्या कहता है? सबसे ज्यादा क्या सनातन का मुद्दा ही इस बार लोकसभा में हावी रहने वाला है जिसका माइलेज बीजेपी को मिल सकता है?
देखिए, दोनों चीजें जो आपने कही ठीक है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा स्थानीय मुद्दे कभी कभी अलग हो जाते हैं। और क्योंकि जब बात देश की आती है तो जब वोट डालने जाता है मतदाता तो वो पूरा ये राष्ट्र के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा, कौन सी पार्टी ठीक है उसके बारे में सोचेगा। तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे तो होते ही हैं, लेकिन जिस तरह से हम कहते हैं ना कि किसी पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश की जाती है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी पार्टियां क्या करती है कि आपको कभी मतदाता को रिझाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देती है, लेकिन जब वो बड़े वादे पूरे नहीं होते ना तो विपक्ष को मौका मिलता है कि वो हावी हो जाए। तो यहाँ जो सिनेरियो बना मध्य प्रदेश में या देश में, वो अब ये बन रहा है कि बीजेपी इस बात को कहकर आगे आ रही है कि उसने राष्ट्र के मुद्दे पर तमाम काम किए। राम मंदिर, सनातन की बात भी कर सकते हैं, सनातन को लेकर के, क्योंकि इस बार देखिए राम मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और राम मंदिर को भुनाने की कोशिश बीजेपी पूरा करेगी इस बार, ये बिल्कुल तय है। कांग्रेस के हाथ में केवल इतना है कि कांग्रेस मजदूर की बात कर सकती है, कांग्रेस किसान की बात कर सकती है, और कांग्रेस जमीन की बात कर सकती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विकास के मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस आगे आके अपनी बात रख सकती है, मतदाता को अपने प्रभाव में ले सकती है। लेकिन कोशिश इस बात की होगी कि क्या कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। मैं चाहूंगा नीलाभ भाई इस बात का जवाब भी दें कि क्या वाकई में प्रत्याशियों के पास इतनी भरपूर ताकत है कि वो मैदान में खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर लोग उन्हें वोट देंगे तो वो जीत करके लोगों का काम करेंगे। नीलाभ जी जवाब दें जल्दी जी। हम विषयों पर ही बात कर रहे हैं, हम कोई भ्रम की राजनीति नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तरह की थोती बातें नहीं करते, हम विषयों पर ही बात कर रहे हैं। हमारे जितने प्रत्याशी मुद्दों पर लेकर जो जनता से जुड़े मुद्दे उनको लेकर ही उनके बीच जाएंगे। ठीक है, चुनाव ये हार गए जीत गए अलग विषय, लेकिन उससे मुद्दे खत्म नहीं हो जाते, मुद्दे गौण नहीं हो जाते। हम विषयों के साथ ही किसानों की बात ही करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, वही मुद्दे करेंगे जो देश के लिए आवश्यक है। ठीक है, अजय जी जवाब दीजिए। कांग्रेस तो बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी, लेकिन बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी होगी जनता तक जाने की? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जुमलेबाजी कर रही है, जमीन पर कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक 65,000 बूथ जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, और प्रत्येक बूथ पे 370 से ज्यादा वोट बढ़ाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में कहीं मुद्दा नहीं मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता नकार चुकी है। जो भगवान राम का विरोध करे ऐसी पार्टी के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, और यही कांग्रेस में टूट का बड़ा मुद्दा है। और चलिए, तो बीजेपी कांग्रेस को किसी भी तरह की चुनौती इस चुनाव में नहीं मान रही, लेकिन कांग्रेस की अपनी तैयारी है, अपने मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार वो जनता के बीच पहुंच रही है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।